नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित सीएम आवास में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने प्रकरण से संबंधित अपने भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी हर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। भेंट के दौरान अंकिता के माता पिता ने न्याय प्रक्रिया को लेकर अपनी अपेक्षाएं और चिंता साझा की है। उन्होंने मामले में शीघ्र और निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार की बातों को गंभीरता से सुना है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंकिता भंडारी मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संवेदनशील मामले को पूरी गंभीरता के साथ देख रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को कानून के अनुसार ही सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा देते हुए कहा है कि उनकी सभी जायज मांगों को सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवा कल्याण विभाग की ओर से स्वामी विवेकानंद के विचारों, जीवन दर्शन और साथ ही सामाजिक धार्मिक मूल्यों को युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में भाग लिए युवक को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता की विजेता को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 9 जनवरी रखी गई है। 10 दिसंबर को पुरस्कार विजेताओं की घोषणा भी की जाएगी और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री आर्य ने युवा दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि प्रदेश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़ने के लिए इस साल ये नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा वर्ग जो है वो स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारधाराओं पर आधारित 30 से 60 सेकंड के इंस्टाग्राम रील बनाएं। देखिए, हम लोग 12 जनवरी को पूरे देश भर में और उत्तराखंड अपने प्रदेश में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करता आया है। अब की बार वर्ष 2026 में हम लोगों ने एक नवीनतम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे यूथ को आमंत्रित कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन उनके बारे में वक्तव्य, बेहतरीन उनके जीवन का जो उल्लेख करेंगे, जो लगभग 90 सेकंड की जो रील होगी उसे विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के साथ में जो बेहतरीन यूथ उसमें सेलेक्ट होगा, नवीनतम प्रयास में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इसकी शुरुआत जो है आज से ही इसकी शुरुआत जो है हम लोग कर देंगे और 10 तारीख तक में सबकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इसमें फर्स्ट, कौन इसमें सेकंड, कौन इसमें थर्ड आया। तो एक नवीनतम पहल हम लोगों ने करी है। देखिए, हम लोग 12 जनवरी तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम में बर्फबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने कहा है कि शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद है। धाम में बर्फबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना परंपराओं के विपरीत है। पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार शीतकाल में कपाट बंद के दौरान 6 माह धामों में देव पूजा का विधान है और तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं के अनुरूप धाम के शीतकालीन से संबंधित वीडियो और फोटो पोस्ट नहीं होने चाहिए। जिसके बाद से केदारनाथ सभा पदाधिकारी संतोष त्रिवेदी ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर केदारनाथ में हुए बर्फबारी का वीडियो प्रसारित होने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की है। इस पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने जांच का आदेश भी दिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने भी इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र लिखा है।
तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने मानवीय संवेदनाओं के साथ एक सराहनीय पहल की है। नगर पालिका में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गर्म कंबलों का वितरण किया गया और ये कार्यक्रम नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया है, जहां पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कर्मचारियों को कंबल वितरित किया। और इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगर पालिका के कर्मचारी प्रशासन की ऋण होते हैं और ठंड जैसे कठिन मौसम में भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। ऐसे में उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना नगर पालिका प्रशासन और जिला जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। पालिका अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक नगर पालिका द्वारा केवल स्थायी कर्मचारियों को ही कंबल वितरण का लाभ दिया जाता है, जबकि संविदा कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए और आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों को भी कंबल वितरित किए जाएंगे और इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पालिका हर 4 साल में, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि पिछला जो नियम है उसके तहत यहाँ पे कर्मचारियों को कंबल वितरित किए जाते हैं, 4th क्लास कर्मचारियों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मसूरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ ही रहा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो कर्मचारी है वो सर्दी में इधर पूरे सड़कों में काम करते हैं, गली मसूरी के हर गली में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव था पालिका की तरफ से जो आज कंबल के रूप में वितरित किया गया है कर्मचारियों को। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे दिखी कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं को ये कंबल वितरित किए जाते थे, लेकिन जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं पालिका के उनको ये कंबल वितरित नहीं किए जाते हैं। तो मैं अपने सभासदों के सामने भी ये बात रखूंगी और आगे के बोर्ड में ये हम प्रस्ताव लेके आएंगे कि जो हमारे संविदा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कंबलों की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे हमारे परमानेंट कर्मचारियों के लिए है। तो अगली बोर्ड में ये ज़रूर ये मुद्दा रखूंगी ताकि सभी कर्मचारियों को ये कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है इसमें सभी लोग शामिल हो सके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मोरी ब्लॉक में सुबह आग लग गई। बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर 14 मवेशियों के जिंदा जलने से मौत हो गई है। इधर जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से मिली जानकारी के मुताबिक ये आग जो है वो सुबह लगी थी और आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तत्काल ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से 7:35 पर आग पर काबू पा लिया गया और आग में 3 परिवारों के भवन जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आग लगने से 3 परिवारों के भवन जले हैं और ऐसे में आग भयंकर लगी, साथ ही 14 मवेशियों के जलकर दर्दनाक मौत की खबर भी अब सामने आई है। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार सुबह से ही घने कोहरे के आगोश में है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन जो हैं वो रेंगते नजर आए हैं। तो वहीं दोपहर के बाद धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। समुचित उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। धर्म नगरी में भी पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सूर्यदेव के दर्शन को लोग तरस गए हैं। हालांकि सोमवार को धूप खिलने से लोगों ने खासी राहत महसूस की थी। सुबह से धर्मनगरी और आसपास क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे। दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलते हुए रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोपहर में सूर्यदेव ने दर्शन दिए। लोगों ने गुनगुनाती धूप का आनंद लिया। दिन ढलते ही सर्द हवाएं मुश्किलें बढ़ाते रही हैं। ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव तापते दिख रहे हैं। हीटर के साथ लोग ठंड भगाते हुए दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के 40 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों के बाहर भी अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही कंबल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पर नगर की अनाज मंडी समिति कार्यालय के सभागार कक्ष में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र भर के किसानों ने संयुक्त रूप से मिलकर बीते 6 जनवरी 2025 को किसानों की धान टोल संबंधित समस्याओं को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें किसानों ने पूर्व से चली आ रही धान संबंधित समस्याओं के निवारण पर गहनता से विचार विमर्श किया और उनके पश्चात अगले दिन आज यानी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र भर से पहुंचे किसान अपनी समस्याओं को लेकर काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से मिले और किसानों की ऑफलाइन की गई धान टोल को पोर्टल पर ना चढ़ाने, कच्ची ओढ़ते और
टोल की राइस मिलरों को लेकर कई तरह की अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देखिए जी, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के होते हुए भी अधिकारी लोग पता नहीं क्या जांच नहीं कर पाते, और जांच ना होना ही जो अपने खाद्य विभाग के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उसी की चपेट में किसान आया हुआ। वो चाहते हैं कि किसान औने पौने दाम में फसल बेचे और अब ज़मीन बेचे कॉर्पोरेट को। यही इनकी मंशा है। ऐसा कि समस्या पूरे ज़िले की है। पूरे ज़िले में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कुंटल धान अभी पेंडिंग है। यूसीएफ, टीवीएस और जो सहकारी क्रय केंद्र हैं उनके माध्यम से जो मिल में चला गया है। समस्या पूरे ज़िले की है, पर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया है एसडीएम साहब को। उन्होंने कल वार्ता करके हमें निचोड़ निकाल के बताएंगे कल क्या हो सकता है। तो हम कल उनसे दोबारा मिलेंगे और अगर समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारी 9 तारीख की रणनीति तैयार है। हम दोबारा धरने पर बैठेंगे। समस्या है जो ऑफलाइन तोल दिया गया था धान और वो पोर्टल पर कहीं नहीं चढ़ा, कोई उम्मीद भी नहीं है। किसान धक्के खा रहा है बड़े समय से, तो इसलिए आज बाजपुर में वो कल फार्मूला तय हो गया है। उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड का मसला उधम सिंह नगर का पूरे का उत्तराखंड का हल होना चाहिए। इसीलिए इसी कड़ी से आज उप जिलाधिकारी महोदय को हम मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त करा है कि कल आप आइए कांशीपुर में, मैं सॉल्व करवाता हूँ इस मैटर को। देखिए जी, तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में कथावाचक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कथावाचक ने इस मामले में शक्ति फॉर्म पुलिस चौकी में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कथावाचक का कहना है कि इससे पहले भी उन पर 3 बार हमले हो चुके हैं, अब चौथी बार भी उन पर हमला किया गया है। कथावाचक का कहना है कि हमलावरों का फायर मिस हो गया था, जिस वजह से उनकी जान बच गई और इस घटना के बाद से कथावाचक के समर्थकों में काफी गुस्सा है। सितारगंज के शक्ति फॉर्म क्षेत्र निवासी कथावाचक रामचंद्र राय पर अज्ञात बदमाशों ने बीते शाम को जानलेवा हमला किया। कथावाचक के अनुसार बदमाश हथियार बंद थे और उनका फायर मिस होने की वजह से उनकी जान बच गई है। बुधवार को कथावाचक समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को तहरीर दी और इस मामले में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी उधम सिंह नगर पर प्रेस वार्ता की और आरोपियों की शिनाख्त कर कार्रवाई करने की बात कही। कथावाचक ने पुलिस को बताया है कि मंगलवार शाम को वो रोजाना की भांति माला जपते हुए अपने क्षेत्र से लौट रहे थे और तभी इलाके में 2 हथियारबंद बदमाशों में से एक ने उन पर अचानक से ही फायर कर दिया, लेकिन उनका फायर मिस हो गया और फायर नहीं होने पर हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर गिरा भी दिया। इनकी भांति मैं कल भी परिक्रमा करने के लिए अपने गोविंद नगर पड़ागांव वाले रोड में जा रहा था। वहाँ से परिक्रमा करके जब मैं लौट रहा था तो अज्ञात जो व्यक्ति था, 2 जने थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। ऊपर वाले का कृपा है कि मैं बच गया जैसे तैसे। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हुई थी, जिसकी सूचना मैंने दोनों ही संबंधित चौकियों को मैंने दे दी थी। उस समय अगर मैं थोड़ा ठोस तरीके से उठता तो शायद मुझे संदेह नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अति हो गई है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर थाने में भी आया हूँ और अपने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हमला किस समय हुआ था और किस चीज़ से? ये संध्या का समय था, लगभग 6 से 7 के बीच में रही होगी और अज्ञात लोग थे, उनके पास कुछ तमंचे भी थे जो कि फायर हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा थी कि फायर हुई नहीं, मैं बाल बाल बचा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता अगर नहीं होती तो आरोप नहीं लगता। तो रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे, मौका भारत में हमने सब कुछ देखा तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है या फिर किसी संगठन का मामला है या किसी व्यक्तिगत मामला है। आज अगर रामचंद्र राय जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम पर भी हमला हो सकता है। तो सभी को जिस प्रकार से हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं और कल रात भी हम लोगों ने पूरा लगे थे अपने हिसाब से, और आश्वासन क्या कहते हैं कोतवाल साहब से या पर कानून की व्यवस्था से बहुत बढ़िया मिला है। मुझे लगता है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा। देखिए, हमें कल रात को हमें पता चला कि हमारे सम्मानित रामचंद्र जी के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। हम लोगों को पता चलते ही हमारे वहाँ के सम्मानित जो हम सब लोग हैं, जो भाजपा के हम लोग वरिष्ठ वहाँ के नेता लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब, सभी लोग हम उनके आवास पर गए और हमने उस घटना को, बहुत निंदनीय घटना था, जो ऐसा घटना हमारे एक कथावाचक हैं जो सम्मानित है, उनके ऊपर ऐसा घटना नहीं घटित होना चाहिए था।
तो वहीं खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद भारत द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आए हुए सभी पत्रकार साथियों को उपहार देते हुए सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम खटीमा इकाई के अध्यक्ष अशोक सरकार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिनका उपस्थित सभी पत्रकारों ने फूल मालाएं पहनाकर और गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। विवादित बता दें कि पूर्व परिषद के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा खटीमा इकाई को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इसको पत्रकारों को एकजुट करने के उद्देश्य से दोबारा आयोजित किया गया। नहीं, उसमें ऐसा रखा है जो पहले जो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष था, मैं उससे परिचित भी नहीं था, ना मुझे कोई राष्ट्रीय कार्यालय को सूचना भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जिसको राष्ट्रीय कार्यालय की सूचना नहीं है तो उसका जिला अध्यक्ष बनने का हमें नहीं मालूम कौन जिला अध्यक्ष है कौन नहीं। हमने आपके खटीमा के अंदर हमारे पुराने साथी चमन भदौरिया जी हैं, मेरे घर भी आए हैं, मेरे अधिवेशन में रहे, मेरा वहां सम्मेलन में रहे हैं, मेरे एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों में हैं, मगर इन्होंने काम को जो स्टॉप करने का मतलब है, इनसे वार्तालाप जो हुई है, बोला वो ये है कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इनको काम करने नहीं दे रहे थे, इसलिए टनकपुर और चंपावत का जिला अध्यक्ष जो इस समय रूप में काम करेंगे वो हमारे चमन भदौरिया जी को पूरी जिम्मेदारी से सौंपा गया है। नहीं, उसमें ऐसा रखा। बता दें कि समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और ऐसे में पत्रकारों ने गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया है। सम्मान समारोह कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है और कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है। समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे और पत्रकारों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें कि पत्रकार सम्मान समारोह का ये यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है और इस दौरान पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया है और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खटीमा से खबर है, जहाँ पर समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे हैं। पत्रकार प्रेस परिषद का यहाँ पर आयोजन हुआ गया है और ऐसे में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और कई पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन और इस दौरान कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में लगातार लोगों को यहाँ पर कई तरह के उपहार भी दिए गए।